हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़, हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की साइकोलॉजी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, और हमारी पहली इकाई चल रही थी। तो पहली इकाई का ही ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था मनोविज्ञान का अर्थ, लक्ष्य, मनोविज्ञान के संप्रदाय, ये सब हमने उसमें पढ़ा था। मनोविज्ञान का इतिहास हम पढ़ेंगे आज पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में मनोविज्ञान का विकास किस तरह से हुआ और मनोविज्ञान का अन्य विषयों के साथ में क्या संबंध है। और इसके बाद हम करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसमें अभ्यास के लिए दिए हुए हैं, और इसके बाद हमारी ये वाली यूनिट है जो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड गाइस, वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इस यूनिट के कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा हमारा क्वेश्चंस का। ये जो हमारी यूनिट है इससे बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे हम वो सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये पूरी यूनिट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में हम वो इजीली कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो अच्छे से आप देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि भारत में मनोविज्ञान का विकास किस तरह से हुआ। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 से प्रारंभ हुआ। ये तो सबको मालूम ही है, और नहीं भी मालूम है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मनोविज्ञान है वो पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था, और भारत में भी ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 से प्रारंभ हुआ, जहाँ प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ तथा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग प्रारंभ किया। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान विभाग कहाँ पर प्रारंभ हुआ, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में। इसके बाद है 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो गाइज, ये वाला क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है कि इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, 1924 में। इसके पश्चात मैसूर विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय में भी मनोविज्ञान के अध्यापन और अनुसंधान केंद्र खोले गए। तो इस तरह से जो भारत में मनोविज्ञान का आरंभ हुआ। साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, ये किसकी बुक है, तो ये दुर्गानंद सिन्हा की बुक है। तो आप ये बुक का नाम याद रखें, क्योंकि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं कि साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एसोसिएशन, दुर्गानंद सिन्हा। तो भारत में जो मनोविज्ञान का विकास है वो इस तरह से हुआ। ज़्यादा डिटेल में हमें इसमें नहीं जाना, क्योंकि यहाँ से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, पर फिर भी हमें ये पता रहना चाहिए कि किस तरह से भारत में मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मनोविज्ञान विभाग कहाँ पर बनाया गया, कौन से विश्वविद्यालय में कब बनाया गया, तो थोड़ी सी हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम, अतः भारत में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग अनेक व्यावसायिक क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान एवं अन्य विषय, कि मनोविज्ञान का अन्य विषयों के साथ में क्या संबंध रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान का क्या संबंध रहा है। कहा जाता है कि मनोविज्ञान की जनक दर्शन शास्त्र है। ये तो आप जैसे कि पहले भी पढ़ा है आपने, मैंने अभी ऊपर भी पढ़ाया था कि जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र में पढ़ा जाता था, पहले इस विषय के अंतर्गत ही आता था। तो 19वीं सदी के अंत तक कुछ चीज़ें जो समसामयिक मनोविज्ञान से संबंधित है, जैसे समसामयिक मतलब कि जो अभी हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान में वो चीज़ें, जैसे मन का स्वरूप क्या है, अथवा मनुष्य अपनी अभिप्रेरणाओं एवं संवेगों के विषय में कैसे जानता है, वे बातें दार्शनिकों की रुचि की थी।
मतलब कि जो अभी हम मनोविज्ञान में पढ़ रहे हैं, मन के बारे में, संवेग के बारे में, तो ये पहले किसका विषय रहते थे? ये पहले दार्शनिकों के विषय रहते थे, बट अब हम इसे मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। बाद में वुंठ ने प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रयोग किया, जैसे कि 1979 में जो वुंठ है उसने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का प्रारंभ किया। तो उसके बाद से जो मनोविज्ञान है वो अलग विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा और दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। ये विषय अब हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान का संबंध रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा समाज शास्त्र का मनोविज्ञान के साथ में क्या संबंध रहा है। तो मनोविज्ञान ने उपभोक्ता व्यवहार तथा बचत व्यवहार को समझने की उत्तम पृष्ठभूमि तैयार की है, जिसका उपयोग कर अर्थशास्त्री इन क्षेत्रों में व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार के बारे में उत्तम निर्णय एवं नियंत्रण पर अधिक सफलता प्राप्त की है। इसका मतलब क्या है कि जो अर्थशास्त्र है उसमें भी आप मनोविज्ञान को यूज़ कर सकते हैं। किसी जो कस्टमर होता है उसके बिहेवियर को जानने के लिए, उसका जो बचत व्यवहार होता है उसको जानने के लिए, आर्थिक व्यवहार को जानने के लिए भी हम साइकोलॉजी यूज़ करते हैं। और इसके बाद राजनीतिक विज्ञान भी मनोविज्ञान से बहुत कुछ ग्रहण करता है। राजनीतिक द्वंद्व के स्वरूप एवं उनके समाधान तथा मतदान आचरण को समझने में, तो सीधी सी बात है कि जो मानव व्यवहार होता है वो किसी भी परिस्थिति में होता है, चाहे राजनीति में होता है चाहे अर्थशास्त्र में होता है, उसको समझने के लिए साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, मनोविज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। मनोविज्ञान से ही हम मानव के व्यवहार को जान सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी विषयों से संबंधित है, चाहे अर्थशास्त्र है, चाहे राजनीति शास्त्र है, चाहे दर्शन शास्त्र है, सभी में हम मनोविज्ञान का यूज़ करते हैं। मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र एक दूसरे के साथ मिलकर विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने एवं उनकी व्याख्या को व्यक्त करते हैं। समाजशास्त्र समाज का शास्त्र है, तो सीधी सी बात है कि उसमें हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, लोगों के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। तो लोगों के व्यवहार को जानने के लिए भी मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का आपस में संबंध रहता है। इसके बाद हम देखते हैं मनोविज्ञान व आयुर्विज्ञान। मनोविज्ञान का संबंध आयुर्विज्ञान से भी है। आजकल बहुत से चिकित्सकों या मेडिकल अस्पताल में चिकित्सक रोगियों के उपचार के पहले या बाद में मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता महसूस करते हैं। तो ये भी बात सच है कि आयुर्विज्ञान में किसी भी इलाज में भी हम जैसे कि मनोचिकित्सक होते हैं वो भी साइकोलॉजी से ही रिलेटेड होते हैं। किसी का भी इलाज करने में भी हम साइकोलॉजी का ही यूज़ करते हैं। मानव के व्यवहार को समझने के लिए अगर कोई जो इस तरह से जो पेशेंट होते हैं, जो उनको समझने के लिए भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो मनोविज्ञान का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मनोविज्ञान व आयुर्विज्ञान भी एक दूसरे से संबंधित हैं। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा मैं पढ़ा रही हूँ जो बुक में दिया हुआ है, वैसे ही परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था, वो जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बट ये वाला एक बार थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए ताकि हमें पता रहे कि किस तरह से ये एक दूसरे से संबंधित है। इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर विज्ञान। प्रारंभ से ही कंप्यूटर मानव स्वभाव का अनुभव करने का प्रयास करता रहा है। इंजीनियर केवल बुद्धिमान से बुद्धिमान कंप्यूटर का निर्माण नहीं कर रहे, बल्कि ऐसी मशीनों को बना रहे हैं जो संवेद एवं अनुभूति को भी जान सके। तो मतलब कि आजकल मशीनें भी इस तरह की बनने लग गई कि जो मानव की फीलिंग्स को समझ सके। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल रोबोट मूवी में जैसे वो बनाता है, तो पहले उसने सिर्फ एक मशीन बनाई थी, फिर उसने उसमें जो ह्यूमन फीलिंग्स है वो डालकर रोबोट बनाया। तो इस तरह से हम मशीनों में भी इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विधि एवं अपराध शास्त्र विषय के साथ में मनोविज्ञान का क्या संबंध है। तो एक कुशल अधिवक्ता तथा अपराध शास्त्री को मनोविज्ञान के ज्ञान की जानकारी की आवश्यकता होती है। अपराधी को समझने में, न्यायालय में गवाही देते समय वह तथ्यों का उल्लेख कितनी सत्यता के साथ करता है आदि। तो मतलब क्या है कि
जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको भी समझने में मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है, उनके व्यवहार को समझने में भी। तो इस तरह से हम मनोविज्ञान को इससे रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न जो कि इसमें लास्ट में दिए हुए हैं, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अक्सर यहीं से ही जो पेपर सेटर है क्वेश्चंस उठा लेते हैं, क्योंकि तो इसलिए हम देखेंगे इनको। अभ्यास प्रश्न, जो पहला प्रश्न है वो है मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। तो हमारे ऑप्शन है ए ग्रीक, बी लैटिन, सी हिंदी और डी अंग्रेजी। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो गाइस इसका आंसर होगा ग्रीक। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, ग्रीक शब्द से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की। तो ऑप्शन है हमारे कॉर्नेल विश्वविद्यालय 1992, हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1892, लिप्जिंग विश्वविद्यालय 1879 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी लिप्जिंग विश्वविद्यालय 1879। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साइकी का क्या अर्थ है। ऑप्शन है विवेचना, अध्ययन, आत्मा, चेतना। तो इसका आंसर क्या होगा, आत्मा। और जो लोगोस होता है उसका होता है अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में। तो ऑप्शन ए है मापन एवं वर्णन, ऑप्शन बी है व्याख्या, ऑप्शन सी है पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण और ऑप्शन डी है परीक्षण। तो हमसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता है। तो 3 तो आते हैं और एक है जो मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी परीक्षण। परीक्षण जो है मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता है। मापन एवं वर्णन आता है जो इसका पहला लक्ष्य था, दूसरा है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण और तीसरा था व्याख्या। हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद मनुष्य में यहाँ पे में आएगा, मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। यह कथन किसका है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है बहुत ही। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, इसके पहले हम ऑप्शन देखते हैं, रूसो, स्पेंसर, फ्राइड और जेबी वॉटसन। तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है रूसो। रूसो ये मानता है कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थ और आक्रमणशीलता लिए हुए होता है, लेकिन समाज द्वारा उसे नियंत्रित कर लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा रूसो। तो आज हमारी ये फर्स्ट यूनिट है जो कंप्लीट होती है। कल हम देखेंगे इसके सभी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं पूरी यूनिट के, वो सॉल्व करेंगे। तो इससे आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।